भारती और दिनेश को बड़ी आशा थी कि इस बार तो लड़का ही होगा, क्योंकि पहले से ही उनको दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी रुचिका और दूसरी बेटी साक्षी। तीसरी डिलीवरी के समय भारती को अस्पताल पहुंचाया गया। उस समय दिनेश और भारती दोनों बहुत चिंतित लग रहे थे। बेटा होगा या बेटी, दोनों यही सोच में डूबी थी और भगवान से मन ही मन प्रार्थना भी कर रही थी। भगवान की कृपा थी कि इस बार भारती ने लड़के को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था। आखिर इस घर का वंश जो पैदा हो गया था। दिनेश वैसे ट्रांसपोर्ट की कंपनी में काम करता था। जैसे तैसे खर्चा तो चल ही रहा था। ऊपर से भारती सिलाई बुनाई करके कुछ पैसे जमा कर रही थी। शायद आगे चलकर बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आ जाएंगे। भारती का सपना था कि मेरे तीनों बच्चे देवी मैया की कृपा से कुछ बन जाए। बड़ी बेटी रुचिका पढ़ने पढ़ाने में बड़ी तेज थी। स्वभाव से भी बड़ी तेज तर्रार थी। ना किसी के आगे शर्माती और ना ही घबराती। भारती और दिनेश को तो पूरा विश्वास था कि रुचिका एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बड़ा बनेगी। वहीं घर की दूसरी बेटी साक्षी अपनी बड़ी बहन से एकदम अलग थी। उसका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। फिर भी रुचिका दोनों भाई बहन को मार कर पढ़ाती। आखिर गुस्से वाली जो थी वही सबसे छोटा बेटा अंकित, जो कि बड़ा होशियार था। उसका तो सपना था कि वो पायलट बनेगा। अंकित और रुचिका दोनों भाई बहन का घर में हमेशा लड़ाई होती रहती। कभी कभी तो हाथापाई भी हो जाती थी और कहती, बड़ा आया है लाडला बेटा बनने। माँ तुम देख लेना, बीवी के आते ही अंकित उसका गुलाम बन जाएगा और तुमको भूल जाएगा। फिर ताकती रहना हम बेटियों को अपने सहारे के लिए। धीरे धीरे वक्त गुजरते गए। अब दिनेश अपनी कंपनी का हेड हो गया था। आमदनी भी बढ़ गई थी। ऊपर से ऊपरी कमाई अलग से हो जाती थी और साथ ही साथ उसने 2-3 जगह जमीन खरीद ली थी और घर बहुत बड़ा और सुंदर शानदार बनवा दिया था और 2 कार भी खरीद ली थी। घर में कार आ जाने से रुचिका ने भी ड्राइविंग सीख ली और वो कभी कभी गाड़ी लेकर कॉलेज जाती। तो इससे साक्षी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अंकित चिढ़ जाता, क्योंकि एक कार तो दिनेश के पास ही रहता और दूजा घर पर। गाड़ी को अंकित नहीं बांटना चाहता था। इसी बात पर दोनों की अक्सर नोकझोंक चलती रहती। रुचिका उच्च शिक्षा के बाद सरकारी बैंक में नौकरी करने लगी थी। पढ़ाई में वह शुरू से ही अव्वल रहती थी, इसलिए पहली बार में ही सरकारी बैंक की परीक्षा में सफल हो गई। उससे 2 वर्ष छोटी बहन साक्षी ने जैसे तैसे ग्रेजुएशन पूरी की। साक्षी का मन घर में कामों में ही लगा रहता। भाई अंकित अभी अपनी सीपीएल प्राप्त करने के लिए ही किसी फ्लाइंग स्कूल में पायलट ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले चुका था और बस अपने सपने को हासिल करने के लिए थोड़ी ही दूर था। भारती तो बड़े बड़े ख्वाब सजाई हुई थी कि बहू तो अपनी ही पसंद की लाएगी। अब दिनेश की बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी। उनके हाथ एक बड़े घर का रिश्ता आया। उन्होंने रुचिका के लिए घर पर बात चलाई। अरे कहाँ गई रुचिका की मम्मी? एक बड़े रईस घर से रिश्ता बताया है पांडे जी ने रुचिका के लिए। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। अब तुम देख लो और रुचिका को भी दिखा दो। घर में सबको यह लड़का पसंद आया, सिवाय रुचिका के। अच्छा क्या खराबी है लड़के में? भारती ने पूछा। मम्मी खराबी कुछ नहीं है, बस तुम समझो ना। तभी बीच में अंकित बोल उठा। देख लो ज़्यादा पढ़ाने का नतीजा। तुम्हारे लिए दामाद पहले ही पसंद करके रखा है दीदी ने। क्या सच बोल रहा है तू? आंखें बड़ी करते हुए भारती ने सिर पकड़ लिया। अरे मम्मी कोई ऐरा गैरा नहीं है, वह मेरे ही बैंक में सहकर्मी है। दिल का बहुत अच्छा है, संस्कारी है, छोटे बड़े सबकी आदर करता है। और पता है तुम्हें, वो अनाथ है, अपनी बुआ के साथ रहता है। क्या बोली? अनाथ? ना बाबा ना, अनाथ लड़के को हम अपनी लड़की नहीं देंगे। गुस्से में सकपकाती भारती बोली। अरे मम्मी मेरी बात तो समझो। प्रशांत के नाम पर सब कुछ है जिसका वो हकदार है। उसकी बुआ ने सबसे लड़ झगड़ कर सब कुछ प्रशांत के नाम कर रखा है। जैसे ही प्रशांत अपना घर बसा लेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बेटी के आगे किसी की नहीं चली और माता पिता के हाँ कहने का एक और कारण था। रुचिका के मामी के दूर की पहचान प्रशांत की बुआ से निकली थी। उन्होंने ही बताया कि लड़का और परिवार एकदम अच्छा है। बिना किसी देरी के रुचिका की शादी प्रशांत से करवा दी गई, वो भी धूमधाम से। पूरे 2 महीने बुआ के साथ रहने के बाद प्रशांत और रुचिका ने अपना नया आशियाना बना लिया। गृह प्रवेश में सब गए थे। थोड़े दिनों बाद साक्षी की भी सगाई उस लड़के से कर दी गई जो पहले रुचिका के लिए आया था। इस सगाई से साक्षी भी बहुत खुश थी। शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गई थी और शादी भी अच्छे से संपन्न हो गई। साक्षी का ससुराल बहुत बड़ा था। उसका पति मुकुल थोड़ा घमंडी और गुस्से वाला था, बहुत कम बोलता था और साक्षी के मायके वालों से थोड़ा खींचा खींचा से रहता था। बहुत कम बार ही उसने फ़ोन पर बात की होगी। शादी के बाद सिर्फ वो एक बार ही अपने ससुराल आया था। खैर, साक्षी उसी में खुश थी। अब दिनेश दोनों बेटियों की शादियां करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। अब भारती जी बेहद अकेली हो गई थी। घर एकदम सूना सा लगता। साल भर बाद अंकित भी पायलट बन गया। पहली सैलरी में उसने सबके लिए कुछ न कुछ तोहफे खरीदे थे। अब दिनेश जी की भी उम्र हो रही थी। अब उनकी तबीयत कुछ ढीली रहती थी और भारती का ब्लड प्रेशर के साथ ही उनका हृदय कुछ कमज़ोर था। इसीलिए उनकी इच्छा थी कि बेटे की भी शादी कर दी जाए। अंकित के लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई। इस बीच रुचिका के घर एक बेटे का भी जन्म हो गया। कुछ दिन प्रशांत की बुआ ने आकर घर और बच्चे को संभाला और कुछ दिन भारती जी ने बेटी और नाती को संभाला। फिर रुचिका ने बच्चे के लिए आया का प्रबंध कर लिया। साल भर के अंदर ही अंकित के लिए योग्य लड़की की तलाश खत्म हुई। यह रिश्ता भी मामी जी ने ही करवाया था। अंकित की शादी कल्पना के साथ संपन्न हो गई। अब शादी से पहले रिश्तों के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, अक्सर उससे अलग ही रूप देखने को मिलता है। वैसा तो कुछ भी नहीं निकला जैसा बताया गया था। कल्पना भाभी बहुत गुस्सैल, तुनक मिजाज और स्वार्थी लड़की थी। वह किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। अपनी मर्जी की मालिक थी। जो उसका जी चाहे वही करती थी। सास को छोटी छोटी बातों पर डांट देती और उनसे बहस करती। साथ ही सास ससुर दोनों को अनदेखा भी करती। उसने एक काम वाली लगा रखी थी जो घर का सारा काम करती थी तथा खाना भी बनाती। अपने सास से तो बहुत कम ही बात करती, जैसे उनमें कांटे लगे हुए हों। जो सपना भारती जी ने नई बहू के लिए देख रखे थे वो सब टूट चुके थे। मम्मी ने इसकी शिकायत मामा से भी की और उन्होंने उनसे बात करना ही छोड़ दिया। बहुत अच्छा सिला दिया भैया तुमने मेरी राखी का। ऐसी लड़की बहू बनकर आ गई जो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती। जब अपने हाथ पैर चल रहे हैं तब यह हाल है, जब और बुढ़ापा आ जाएगा तब क्या होगा। अब मम्मी को कैसे समझाया जाए कि इसमें मामा की कोई गलती नहीं है। अब इसमें गलती भाभी के परवरिश की है। शायद उनकी भाभी भी ऐसा ही करती है। उनके माँ पापा के साथ हम दोनों बहनों ने मम्मी को सिखाया कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ बना कर देती है वो खा लो, वरना हम आपके लिए नई काम वाली लगवा देते हैं जो आपका और पापा का ख्याल रखेगी। दिन ब दिन भाभी अपनी सहेलियों, मायके के सदस्यों के साथ फ़ोन में व्यस्त रहती। ब्यूटी पार्लर जाना, किटी पार्टियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, आए दिन किसी न किसी सहेली के घर जाकर गप्पे मारना, चुगलियाँ करना, यह सारे उसके शौक थे। अपनी दोनों ननदों के साथ भी उसने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब कभी वो दोनों मायके आती तो वह कुछ देर बाद ही भाभी किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। कभी जाकर के काम, कभी कुछ खरीदारी, कभी और कुछ बहाना बनाकर। हमें तो नहीं पर मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता, लेकिन कुछ कह न पाते क्योंकि वह इतनी गुस्सैल थी कि कुछ बोलते ही 4 बातें सुना डालती। अंकित का भी वह लिहाज नहीं करती। घर में एक छत्र उसका ही राज चलता था। धीरे धीरे हम दोनों बहनों ने भी वहाँ जाना कम कर दिया। एक ही शहर में होने के कारण सिर्फ अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए ही हम जाते थे।
कुछ देर बैठते और उठकर आ जाते। अंकित तो शादी होने के बाद गूंगा, बहरा और अंधा हो गया था। अपने पत्नी को रोकने की बजाय उसी का साथ देता था। घर में तनाव का माहौल ही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक भारती जी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसी। अब दिनेश जी का बुरा हाल था। बहू तो पहले ही नहीं पूछती थी, अब तो वह और ही आज़ाद हो गई। ससुर का थोड़ा बहुत तो लिहाज था, वह भी खत्म हो गया। कई बार तो दिनेश जी को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। वह अपने लिए जो मन होता था बनवा लेती और उन्हें भी वही खाने के लिए कहती, चाहे उन्हें वह चीज़ पसंद हो या ना हो। इस कारण कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता। साल बीतते बीतते ही वह काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उन्हें इस हालत में देख हमें बहुत बुरा लगता। एक दिन हिम्मत करके उसने भाभी से कह दिया, भाभी, मम्मी के जाने के बाद पापा बहुत कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें बहुत तनाव रहता है। वह स्वयं को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप उनका ध्यान रखा करो। समय पर खाना, सोना, दवा लेना। अगर नहीं हुआ तो वो बीमार पड़ जाएंगे। भाभी एकदम फूट पड़ी। ध्यान रख तो रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, दवा वे ले ही लेते हैं, और क्या करूँ, दिन रात सोते हैं और आराम करते हैं। बेवजह तुम अपनी नाक मत घुसाओ। जाओ अपना घर संभालो। इतनी फिक्र लगी हुई है तो ससुर जी को ले जाओ अपने घर। रुचिका हक्का बक्का रह गई। क्या यह कभी सास नहीं बनेगी? क्या इसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? किस बात का घमंड है, इसे समझ नहीं आता। वह चुपचाप घर लौट आई। रात भर वह सो नहीं सकी। बार बार पिता का मायूस, लाचार भरी आंखों वाला निरीह चेहरा आंखों के सामने घूम जाता। अब शायद उसे ही कुछ करना पड़ेगा। पति के साथ बैठकर इस बारे में लंबी बातचीत हुई। उसके काफ़ी समझाने तथा जोर देने पर आखिर प्रशांत उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। रुचिका ने जैसे ही इस विषय की चर्चा पिताजी से की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। यह कैसे संभव है? बेटे के होते हुए मैं बेटी के घर रहूं? लोग क्या कहेंगे? लगता है मेरी किस्मत में बेटे बहू का सुख नहीं है। अब जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। रुचिका ने समझाया, पापा, अब वह जमाना नहीं रहा। अगर बेटा बहू आपको ठीक से नहीं रखते तो आप बेटे के साथ आराम से रहिए। इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं। आपको दामाद इतना अच्छा मिला है। प्लीज़ पापा, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अगले हफ्ते दामाद और रुचिका दोनों पिताजी के घर पहुंचे। रुचिका ने फ़ोन करके साक्षी को भी घर बुलवा लिया था। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद रुचिका ने कहा, देखो अंकित, पापा को हम अपने घर ले जा रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अरे चलो, नाटक मत करो, जैसे तुम जानते ही नहीं हो कुछ। साक्षी ने विफरते हुए कहा, मैं सिर्फ पापा को अपने साथ नहीं रख पा रही हूँ तो सिर्फ मेरे संयुक्त ससुराल की वजह से। जब दीदी ने पापा को अपने साथ रखने की बात कही तो मुझे भी यही ठीक लगा, अंकित ने उत्तर दिया। और लोग क्या कहेंगे कि बेटे के होते हुए पापा बेटी के घर रहते हैं? यह तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। अंकित, तुम अच्छी तरह जानते हो कि भाभी मम्मी पापा के साथ कैसा बर्ताव करती है और किस तरह से उनकी देखभाल करती थी। अब पापा अकेले हो गए हैं। सब जानते बूझते हुए तुम चाहते हो कि हम सब अनदेखा कर दें। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी वे बीमार हो जाएंगे। और तुम्हारी पत्नी ने भी मुझे कह दिया कि मैं पापा को ले जाऊं। अंकित ने कल्पना से पूछा, क्या यह सच है? तुमने दीदी को बोला पापा को ले जाने के लिए? वह तो मैंने गुस्से में कह दिया था, क्योंकि यह मुझे हिदायतें दे रही थी कि मुझे ससुराल में कैसे रहना चाहिए। कल्पना अपनी ननद पर ही आरोप लगाने लगी। वह तो यही चाहती थी कि ससुर अपनी बेटियों के घर चले जाए। जो थोड़ी बहुत उनकी देखभाल करनी पड़ती थी उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। यह सब काफ़ी देर से देख रहे दिनेश जी ने कहा, जिस बहू को मैं फूटी आँख नहीं सुहाता उसके साथ रहकर क्या फ़ायदा। मैं अपनी बेटी के घर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम इस घर का किराया मुझे हर महीने दोगे, क्योंकि मेरा घर है। मैं इस घर का, गाड़ी, सबका मालिक हूँ और जो मेरी मर्जी हो मैं कर सकता हूँ। वरना तो तुम्हें वह घर खाली करना पड़ेगा।
क्योंकि जो औलाद अपने माँ बाप को आदर मान प्यार नहीं दे सकती, उसकी सेवा नहीं कर सकता, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, वह उसकी जायदाद का वारिस भी नहीं बन सकती। इसके साथ ही हर महीने का मेरा जो खर्च होगा वह भी तुम्हें देना पड़ेगा। आखिर कमर्शियल पायलट मेरी और भारती के बदौलत ही तो बने हो। अब सोच लो तुम्हें क्या फैसला करना है। इतना सुनते ही बेटे बहू का तो पैरों तले जमीन ही खिसक गया। यह क्या कह दिया पिताजी ने? इतना कठोर निर्णय! कितनी देर तक तो सन्नाटा पसरा रहा। दोनों की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। पहली बार अंकित ने पत्नी को फटकारा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि मम्मी और पापा के साथ अपना व्यवहार ठीक करो, लेकिन तुम अपनी मनमानी करती रही और उन्हें परेशान करती रही। अब इस उम्र में पापा का घर छोड़कर निकल गए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इन सब बातों को तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तभी रुचिका बोल उठी, अब बोलो क्या करना है? पापा जी को अपने साथ रख कर उनकी सेवा करनी है, या अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, या घर से बेदखल होना है? भाभी पहली बार काँप गई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सिर नीचे करके बोली, सॉरी पापा जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मुझे तो हमेशा यही लगा कि मैं इस परिवार के अकेले बेटे की पत्नी हूँ, तो इसलिए घर तो हमारा ही रहेगा। मैंने आपको नज़रअंदाज किया, आपकी भावनाओं को आहत किया। मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपको इतने कष्ट और दुख दिए। आपको नज़रअंदाज किया, हमें समझ आ गई है। अब हम सब मिलकर इकट्ठे रहकर खुशहाल जीवन जिएंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर कल्पना अपनी दोनों ननदों से बोली, दीदी, मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख दिए। मुझ में घमंड आ गया था और आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन मेरा वादा है आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप दोनों इस घर की बड़ी बेटी हो, आपको वही आदर मान प्यार मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। रुचिका ने भाभी को गले से लगा लिया। भाभी, हम तो शुरू से ही यही चाहते थे कि आप पापा के साथ मिलजुल कर रहे और उनका जितना जीवन बचा है उसे खुशी खुशी जीने दें। खैर चलिए, आपको समझ तो आ गई है, देर से ही सही। अब मुझे और साक्षी को भी कोई तनाव नहीं रहेगा। माँ बाप बुढ़ापे में केवल इतना चाहते हैं कि औलाद उनका आदर मान करे तथा उनके साथ कुछ समय बैठे और बातचीत करे। बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि उन्हें भी एक दिन बूढ़ा होना है और उनके ऊपर भी यही स्थिति आएगी। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों को आदर मान प्यार सम्मान देना, उनके साथ सुख दुख की बातें साझा करना, समय पर उन्हें खाना दवा देना, यह औलाद का फर्ज होता है। फिर भी अगर औलाद गलती करे तो सबक सिखाना भी माँ बाप के और घर के बड़े लोगों का फर्ज बनता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद।